हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में बात होगी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस और जो सेल्स होती हैं हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, ठीक है, उन पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात होगी। बोर्ड के सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 2023 के पेपर में ईएमएफ से आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। अभी ये तो नहीं कह सकते कौन सा क्वेश्चन होगा, लेकिन आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे बोर्ड में, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों, इससे पहले कि क्वेश्चंस स्टार्ट करें, आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ मैं, ठीक है, चीज़ों का। आपको पता भी होगा, आप लोगों ने पूरे साल पढ़ रखा है, ठीक है। थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं। आप लोग जानते होंगे कि ईएमएफ जो होता है हमारा, ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ जो होता है वो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, सही है ना। ईएमएफ क्या होता है? ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं या वोल्टेज कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। ईएमएफ जो है हमारा ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फर्ज करो कि जैसे मान लो कि ये कोई बैटरी है या कोई सेल है जिसका ईएमएफ जो है वो ई है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इसी के साथ में लगा देता हूँ। तो जिस समय इसके टर्मिनल्स खुले होंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से देखें अगर कि करंट चल रहा है, तो जिस समय इसके टर्मिनल्स खुले होंगे बच्चों ए और बी, तो उस समय कोई करंट तो फ्लो होगा नहीं, क्योंकि पाथ कनेक्ट नहीं है। तो ए और बी के बीच जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करेंगे वो एक्चुअल में उसको क्या बोला जाएगा? उसको ईएमएफ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ईएमएफ बोला जाएगा, ठीक है ना। अब सपोज करो कि अगर यही टर्मिनल्स जो हैं, ठीक है, ये टर्मिनल्स ए और बी जो हैं अगर कनेक्ट कर दिए जाएँ बच्चों आपस में, ठीक है, ये ई दिखा दो यहाँ पे और ये आर दिखा दो। अगर यही टर्मिनल्स हमारे कनेक्ट कर दिए जाएँ किसी वायर से, ठीक है, वायर ऑफ निग्लेजिबल रेजिस्टेंस अगर मैं मान लूँ ऑलमोस्ट, तो अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये करंट फ्लो होने लगेगा सर्किट में। और जब करंट फ्लो होने लगेगा तो यहाँ पर आपको कुछ नुकसान हो जाएगा, ड्रॉप मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप। इस ईएमएफ की कुछ ऊर्जा यहाँ पर वेस्ट हो जाएगी, और वेस्ट ऊर्जा जो होगी यहाँ पर वो हो जाएगी आई इंटू आर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ईएमएफ का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। हालांकि वो हिस्सा जो है बहुत ही ज़रा सा होगा या बहुत ही स्मॉल होगा, लेकिन होगा तो एक्चुअल में अब वोल्ट मीटर अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो वोल्ट मीटर आपको जो है वो ई रीडिंग नहीं दिखाएगा, ईएमएफ की रीडिंग नहीं दिखाएगा। ईएमएफ में से यहाँ का ड्रॉप निकालने के बाद जो भी बचेगा वोल्ट मीटर आपको जो है वो रीडिंग दिखाएगा। उसको लिखेंगे ई में से आप आई आर निकाल लीजिए, ये रीडिंग जो है आपको वोल्ट मीटर देगा। और इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, ये तो बच्चों बेसिक आइडिया हो गया। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चों, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि ये एक डेरिवेशन भी है और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि मान लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2, two cells of EMF E1 and E2 having internal resistance R1 and R2। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो कितने हैं? R1 and R2, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट है। Then find the equivalent EMF and equivalent internal resistance, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार।
टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2, ठीक है, दो सेल हैं EMF E1 एंड E2 की, टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। इंटरनल रेजिस्टेंस कितने बच्चों, R1 एंड R2। इन्हीं जो सेल्स हैं इन्हीं के इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 लिए हुए हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पूछ रहा है देन फाइंड द इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, उनका इक्विवेलेंट EMF क्या होगा और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान से समझो क्योंकि अगला जो क्वेश्चन होगा वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होगा। ठीक है, तो देखो मान लो बच्चों कि हमारे पास दो EMF हैं सेल्स के, इस तरीके से ये EMF मैंने ले लिया E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ले लिया मैंने, और दूसरा EMF मैंने ले लिया E2, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया मैंने R2। ठीक है, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर सीरीज और पैरेलल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो एक सीरीज सर्किट है। तो बच्चों देखो एक बात सुनो, पोलैरिटी से आप पहचानेंगे कि वो पैरेलल में है या सीरीज में है। अगर बैटरी का या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल अगले के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और निगेटिव टर्मिनल अगले के निगेटिव के साथ कनेक्ट है तो इट विल बी अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो बच्चों इसलिए हमने इसको पैरेलल बोला है, जबकि ये कुछ सीरीज जैसा हमको लग रहा है लेकिन ये एक्चुअली में सीरीज है नहीं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट EMF कैलकुलेट करना चाहता हूँ, किस तरीके से कैलकुलेट करूँगा, क्या मेरे पास ट्रिक है, क्या कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों देखो EMF आपको पता चल जाएगा अगर आप क्या काम करो। आप सपोज कर लो कि पीछे से कोई करंट जो है वो I आ रहा है, ठीक है, पीछे से कोई करंट जो है वो I आ रहा है, और जैसे ही I आएगा तो इस नोड से वो डिवाइड हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे I1 गया, यहाँ पर I2 गया, इस तरीके से, है ना। मान लो यहाँ पर जो है वो I1 गया इस ब्रांच में कितना गया, I2 गया। तो अगर आप I1 I2 की वैल्यू फाइंड कर दें, ठीक है, यहाँ से देखो अगर कि देखोगे कि जितना करंट होगा हमारा I करंट हमारा एंटर हो रहा है, उतना ही करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा I1 प्लस I2। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फिर KCL, है ना, किरचॉफ करंट लॉ, यही होता है। तो आप I1 I2 को निकाल लीजिए। ठीक है, I1 I2 को आप निकाल लीजिए और वापस इसी में रख दीजिए और आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा आपको। तो चलिए इसको देखते हैं बच्चों कि ये किस तरीके से काम करता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि I1 निकालने का तरीका क्या है। अब सुनो आप लोग ध्यान से, देखो यहाँ पर जब एक्चुअल में जब करंट यहाँ पर काम कर रहा होगा तो बच्चों E1 में से आप जब यहाँ का ड्रॉप निकालेंगे, इस रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ का जब आप ड्रॉप निकालोगे, ठीक है, कितना I1 R1, तो आपको क्या मिलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने अभी बताया था कि EMF में से आप ड्रॉप निकाल दीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस का नुकसान निकाल दीजिए, तो आपको जो टर्मिनल्स पे मिलता है वो क्या मिलता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो अगर मान लो सपोज करो कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, अगर A और B पर मैं देखूं कि कितना वोल्टेज एक्टिव है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस एक्टिव है, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा कि सेल के EMF में से आप इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रॉप निकाल दीजिए, जो बचेगा आपके पास वो AB पर सुचारू रूप से या एक्टिव रूप से जो है वो पोटेंशियल आपको मिलेगा। ठीक है, तो AB पर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एट ए बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा V, इसको V कह लेते हैं, और वो मिल जाएगा आपको E1 माइनस I1 R1। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों इसी के बाद मैं सिमिलरली अगर यहाँ से मैं I1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये V और I1 R1 को आप इधर ले चलिए और ये हो जाएगा E1 माइनस का V हो जाएगा, है ना। और यहाँ से जब I1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा E1 माइनस V बाई R1। ठीक है, ये आपको I1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी।
इसी तरीके से बिल्कुल आप यहाँ का, अगर मैं इसको सी डी मान लूँ, तो सी डी का जब आप बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो सी डी, ठीक है, एट सी डी पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी आप कहना चाहें कहिए, ठीक है, जब आप उसको निकालेंगे तो V इज इक्वल टू E2 में से आप यहाँ का ड्रॉप निकाल दीजिए, है ना। E2 में से आप जब आप यहाँ का नुकसान निकालेंगे तो वही CD पर जो है एक्टिव रूप से वोल्टेज आपको वहाँ पे प्राप्त होगा। तो E2 में से आप I2 R2 निकाल लीजिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होंगे, बोले सर यहाँ V1 V2 क्यों नहीं लिखा? तो बेटा पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे V1 V2 नहीं लिखा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से I2 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो I2 की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मिल जाएगी, इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करिएगा। तो I2 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा E2 माइनस का V अपॉन R2, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना बच्चों? बच्चों आज जो भी क्वेश्चन बात करेंगे वो सब इंपॉर्टेंट होंगे, तो लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब I1 I2 आप निकाल चुके हैं, निकालने में कामयाब हो गए हैं। अब इसको रखिए इस इक्वेशन में, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन 1 में जब आप रखेंगे बच्चों इन दोनों वैल्यूज के लिए, तो आपको देखो क्या मिलेगा, बताता हूं कि बेटा लोग यहाँ पर I इज इक्वल टू जो है वो I1 प्लस I2, ठीक है। I की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी, I की वैल्यू, I1 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, जो कि थी हमारी E1 माइनस, ठीक है, क्या थी, E1 माइनस V अपॉन R1, है ना। और I2 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारी, E2 माइनस V अपॉन R2। देखो यही वैल्यूज थी ना हमारी, हाँ। I1 की वैल्यू थी E1 माइनस V बाई R1 और I2 की वैल्यू थी E2 माइनस V बाई R2। तो ठीक है, हमने यहाँ पर जो है दोनों जो है वैल्यूज जो है हमने रख दी हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो इसी के बाद हमको क्या काम करना है, इसके बाद हमको थोड़ा सा मैथ्स लगाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खतरनाक मैथ्स नहीं है, बड़ा इजी मैथ्स है। तो आप इसको इस तरीके से सेपरेट कर लीजिए। इसको आप E1 बाई R1 लिख सकते हैं, माइनस का V बाई R1 लिख सकते हैं। इसको आप E2 बाई R2 लिख सकते हैं, माइनस का V बाई R2 लिख सकते हैं, ठीक है। I इज इक्वल टू आपको जो मिलेगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 आप एक तरफ कर लीजिए, इन टर्म्स को आप एक साथ ले लीजिए, माइनस का V बाई R1 माइनस का V बाई R2, ठीक है। I इज इक्वल टू जो आपको मिल जाएगा, इधर आप एलसीएम ले लीजिए, R1 R2 एलसीएम होगा, ठीक है, जानते होंगे एलसीएम कैसे लिया जाता है, R1 R2 एलसीएम हो जाएगा। इधर मिलेगा आपको E1 R2, ठीक है, प्लस E2 R1, सही है। इधर आप माइनस के साइन के साथ V कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो I इज इक्वल टू ये आपको मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ठीक है। और यहाँ पर आप V लिख लीजिए, आप यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो R1 R2 और आपको मिल जाएगा इधर R1 प्लस R2। अब बच्चों ये जो इक्वेशन आई है इसे आप कंपेयर करिए, ठीक है, इसे आप कंपेयर करिए और कंपेयर करने के बाद आपको जो है एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्या किया था। तो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि आपकी इक्वेशन जो एक थी स्टार्टिंग में, कि जैसे सपोज करो कि ये सेल थी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस था, और यहाँ से अगर करंट मान लो आई गया इसमें, तो ईएमएफ में से यहाँ का ड्रॉप निकालने के बाद जो बचता था वही तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता था। तो बच्चों ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पर मैं आई आर लिखता हूँ, ये आई आर है। तो बच्चों देखो आप यहाँ पर क्या है कि आई के साथ कितना है, आर, है ना, आई के साथ कितना बच्चों, आर, और वी जो है वो एक तरफ है। तो हम इसी इक्वेशन को इसके बराबर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं तो ये मेरा प्लस का v और R1 प्लस R2, ये R1 R2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये I मैं इधर ले आऊँगा, ठीक है। तो ये E1 R2 प्लस E2 R1 ये हो जाएगा R1 R2, और ये माइनस का I इधर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। उसी के बाद देखो बच्चों कि इधर इकलौता v छूटा हुआ है, यहाँ पर भी आप इकलौता v छोड़िए। तो यहाँ पर जब आप v छोड़ेंगे तो आप इस टर्म को उधर पहुँचाएंगे। तो बच्चों बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा हल्का मैथ्स है। तो ये E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2,
अब जब आप इस पूरी टर्म को इधर पहुंचाएंगे तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे देखो, ये जब मैं इधर पहुंचाऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, इधर नीचे है, इधर ऊपर आ जाएगा R1 R2, और ये टर्म जो है वो नीचे आ जाएगी R1 प्लस R2। एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, अब एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो I, और ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बच्चों जो चीज़ इधर डिनोमिनेटर में थी वो इधर न्यूमरेटर में हो जाएगी, और जो चीज़ इधर न्यूमरेटर में थी उधर डिनोमिनेटर में हो जाएगी, ठीक है, और दोनों को मिलेगी। अब आप देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को आप जरा कंपेयर तो करो बेटे, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, क्योंकि ये तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ही है ना, इक्विवेलेंट ईएमएफ है, जरा इसको इसके साथ कंपेयर करिए। तो यहाँ पे देखो करंट से कंपेयर हो गया भाई, ये करंट से कंपेयर हो गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमको यहाँ से जो इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट जो हमको रेजिस्टेंस मिला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बच्चों हमको मिला है वो कितना मिला, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, नो डाउट, ठीक है, यही हमको मिला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ध्यान से देखो बच्चों कि ईएमएफ की अगर हम बात करें, ठीक है, इधर आप लोग देखिए, ये वाली इक्वेशन देखो, इसमें से R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो सकता है, तो बची हुई टर्म क्या है, बची हुई टर्म हमारी ईएमएफ है। और ईएमएफ जो हमारा निकल के सामने को आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, ईएमएफ हमारा कितना निकल के आ रहा है, इधर ई है, इधर आई आर के साथ क्या है, ई है, और इधर आई आर के साथ क्या था, ये टर्म बची जो हमारी आ रही है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हो जाएगा हमारा, ई इक्विवेलेंट, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ई इक्विवेलेंट, ठीक है, वो कितना होगा बच्चों, वो हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है, अपॉन ये वाली टर्म R1 प्लस R2, ठीक है। तो आपको बच्चों ये फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान रखना है कि E1 के साथ R2 हो जाएगा और E2 के साथ R1 हो जाएगा, और ठीक है, दोनों को जो है हम ऐड कर देंगे रेजिस्टेंस के साथ डिनोमिनेटर में। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या डेरिवेशन जो भी आप समझना चाहें, ठीक है, तो देख लो इसको एक बार ध्यान से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका इस तरीके से। चलिए अब इसी के बेस पर हम अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अब तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पहली उसी एप्लीकेशन पर बेस जो हमने अभी पढ़ी है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, ठीक है, ये 1.5 वोल्ट लिखा है मैंने, 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट लिखा है, ठीक है, 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम एंड 0.3 ओम। तो ईएमएफ जो है पहली वाली का 1.5 दे रखा है, दूसरी वाली का जो ईएमएफ दे रखा है वो 2 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बताया इसने, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताया 0.2, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताया बच्चों 0.3 ओम, ठीक है। तो पूछा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल। तो बिल्कुल उसी एप्लीकेशन पर बेस्ड यहाँ पर बात होगी कि बच्चों ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मार्क्स में नहीं आएगा, 2 मार्क्स तक में ये वैलिड है, ठीक है, नहीं तो मान के चलो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिल सकता है आपको। तो बच्चों यहाँ पर जब हम इक्विवेलेंट सेल का अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, क्या था फॉर्मूला कि E1 R1। अच्छा बच्चों एक चीज़ और, यहाँ पर जो आपसे कहा गया है क्वेश्चन में वो पैरेलल में बोला गया है, ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया है, या मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस इतना इतना, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पर आप कनेक्टेड इन पैरेलल और जोड़ लीजिए, कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं ये सिर्फ पैरेलल के लिए ही वैलिड है, ठीक है ना, तो ओनली फॉर पैरेलल। तो यहाँ पर मैं अलग से भी मेंशन कर देता हूँ ओनली फॉर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल के लिए वैलिड है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या लिखा जाएगा कि E1 R2 है ना, E1 के साथ R2 और E2 के साथ R1, और अपॉन में रेजिस्टेंस का टोटल सम कर देंगे R1 प्लस R2।
अब तो ये बड़ा इजी हो गया, ठीक है। मैथ्स अच्छा होगा तो आप 2 मिनट के अंदर इसको कर देंगे। E1 जो है 1.5 है, ठीक है। R2 कितना बच्चों, R2 हमारा 0.3 हो गया। E2 जो है वो 2 है और R1 जो हो गया वो हमारा 0.2 हो गया। और दोनों को आप ऐड कर दोगे 0.2 और 0.3 को, ठीक है। तो ये देखो 1.5 और जो 0.3 है इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको ये 15×3 = 45 यानी कि 0.45 मिल जाएगा। और ये जो मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो ये 2×2 = 4, ठीक है, यानी कि 0.40 आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा और ये 0.5 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही आप जब इसको ऐड करेंगे तो 0.45 और 0.40 को जब आप ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे और 0.5 से डिवाइड कर लीजिए तो ये 0.45 है, 0.40, ठीक है, ये 5 हुआ, ये 8 हो गया आपका, ठीक है, ये 0.85 आ गया और नीचे आ गया आपका 0.50 कह सकते हैं ना। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से देखो कि ये आपका हो जाएगा 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 5 1 जा 5 हो गया, है ना, और 5 5 जा कितना हुआ, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 10। तो आपको मिल जाएगा 1.7 वोल्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लो बच्चों इक्विवेलेंट ईएमएफ हमने कितना निकाल दिया 1.7 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का वो तो सीधे आपको पता ही है किस तरीके से निकलेगा कि R = अभी फॉर्मूला लिखा था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। नॉर्मली जैसे हम लोग पैरेलल में करते हैं वैसे ही कर देंगे इसमें भी, ठीक है। जब आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आप लोग इसका आंसर स्वयं निकालिएगा। मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख के छोड़ देता हूँ 0.2 और 0.3, ठीक है, ये 0.2 प्लस 0.3 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा स्वयं, ठीक है, बहुत आसान कैलकुलेशन है। तो बच्चों ये इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं हम लोग। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है बच्चों। इन द गिवन फिगर, ठीक है, दिए गए फिगर में द सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 ऑफ 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। दी गए फिगर में दो EMF है हमारे पास, एक 4 वोल्ट का एक 8 वोल्ट का है और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी बताए हुए हैं कि 0.5 ओम है और जो है 1 ओम दे रखे हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों हमसे पूछा ये है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर में जो है 4.5 ओम में कितना करंट होगा, 3 ओम में कितना करंट होगा, 6 ओम में कितना करंट होगा, इसको जो है हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो करंट हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं या जिस भी रजिस्टर्स में हमें करंट फाइंड आउट करना है तो उस रजिस्टर की वैल्यू और उस रेजिस्टेंस का जो ईएमएफ है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, तो उससे जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको ईएमएफ निकालना पड़ेगा कि सर्किट में आखिर कितना ईएमएफ एक्टिव है। अब ये डिपेंड करेगा कि बैटरी आपकी किस तरीके से जुड़ी हुई है। तो देखो बच्चों अगर बैटरी आपकी इस तरीके से जुड़े रखी हैं जैसे प्लस माइनस है ना, ये माइनस प्लस से जुड़ा हुआ है सीधे, तो ये बैटरी आपकी सीरीज में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कि दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या ईएमएफ जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जब भी अगर ऐसा होगा कि बैटरी सीरीज में जुड़ी होंगी तो ईएमएफ जो है वो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों कि इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो +2 माइनस होगा, मतलब इस दिशा में होगा, और इस बैटरी का ईएमएफ जो है वो +2 माइनस होगा, इस दिशा में होगा। तो जो ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई है ना, एक दूसरे के अपोजिट हो गई। तो ईएमएफ जब अपोजिट होगा तो ये ईएमएफ जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे बच्चों, ठीक है, ना कि ऐड ऑन होंगे, बिल्कुल इसकी तरह। तो ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि प्लस प्लस एक जगह है और माइनस माइनस जो है वो एक जगह है, तो ये बैटरी पैरेलल में बोली जाएंगी और इनका जो नेट ईएमएफ है वो कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक का ईएमएफ जो है इस दिशा में है और एक का ईएमएफ इस दिशा में है। 4 वोल्ट वाली का ईएमएफ इस दिशा में है और 8 वोल्ट वाली का ईएमएफ जो है वो इस दिशा में है। तो यहाँ पर नेट ईएमएफ जो है वो कितना बचेगा, 8 में से 4 घटा दीजिए, 4 वोल्ट बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो नेट ईएमएफ हो गया तो वो कितना हो गया, नेट ईएमएफ हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हो गया हमारा 4 वोल्ट। बच्चों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। तो नेट ईएमएफ कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। तो अगर हमें करंट निकालना हो तो हम कितना निकालेंगे, नेट ईएमएफ और क्या निकालेंगे यहाँ पे, नेट रेजिस्टेंस,
ठीक है, नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि नेट ईएमएफ तो 4 हो गया। एक्चुअली में जो करंट होता है, तो करंट हमारा अगर बहुत सारी सेल्स हैं तो करंट जो है उनके रिजल्टेंट से फ्लो होता है, क्योंकि 4 वोल्ट का भी देगा करंट, 8 वोल्ट का भी देगा। अब नेट करंट कितना होगा तो वो डिसाइड कौन करेगा, वो नेट ईएमएफ करेगा। तो सबसे पहले हमको नेट ईएमएफ निकालना पड़ा, ठीक है। अच्छा, उसी के बाद नेट रेजिस्टेंस। अब नेट ईएमएफ तो हमने निकाल लिया 4, नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ इसको देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ये दोनों जो है हमारे 0.5 ओम और ये जो 1 ओम होंगे, ये जो है बच्चों हमारे सीरीज में कनेक्ट हैं। अब थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई सर आप कह रहे हैं कि 4 वोल्ट 8 वोल्ट तो जो है वो हमारे पैरेलल में, तो इनके रेजिस्टेंस भी पैरेलल में हो गए। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि जो करंट होगा, ठीक है, वो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, वो 8 वोल्ट से 4 वोल्ट की तरफ होगा, क्योंकि हैवी बैटरी जो है वो यहाँ पर है। करंट हमारा जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है। तो 4 वोल्ट और 8 वोल्ट का जो कंक्लूजन है या कंक्लूड ईएमएफ है या नेट ईएमएफ है वो 4 वोल्ट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी। तो वही उसकी वजह से करंट 1 ओम में भी वही रहेगा जो 0.5 ओम में रहेगा। तो ये दोनों सीरीज में बोले जाएंगे। तो हमारे पास अब मैं नेट रेजिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ बच्चों कि नेट रेजिस्टेंस जो है वो आखिर कितना होगा। तो 1 ओम को शामिल करिए, 0.5 को शामिल करिए 0.5 ओम, और इसमें जोड़ दीजिए ये 4.5 ओम जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 4.5 ओम जो है वो रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। और ये देखिए ये दोनों तो पैरेलल में है ना, ये तो 10वीं का कॉन्सेप्ट है, तो ये पैरेलल में, तो ये इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो जब जोड़ेंगे इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपको मिलेगा 3 × 6 अपॉन 3 + 6, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्षेत्रियाँ 18/9, 18/9 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 1 ओम और 0.5 यानी कि 1.5 में जब आप 4.5 ओम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 6, और 6 में जब आप 2 ओम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 ओम, ठीक है। तो अब आपको करंट निकालना आसान है कि करंट आप निकाल सकते हैं कि नेट ईएमएफ आपको पता है 4, और जो है टोटल रेजिस्टेंस जो आपके पास आया है 8 आया, तो यहाँ पर आपको 0.5 एम्पियर का करंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बारी बारी से इस जवाब दे देते हैं। उसने कहा था कि कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर। तो बच्चों 4.5 ओम में अगर हम देखें, 4.5 ओम रजिस्टर में यहाँ से निकलने वाली करंट तो फ्लो होगा, और यहाँ से निकलने वाला जो करंट है, ठीक है, यहाँ से निकलने वाला जो करंट है आई, वो कितना है, 0.5 एम्पियर है। तो 4.5 ओम रजिस्टर में जो करंट हमारा निकलेगा वो 0.5 एम्पियर ही तो रहेगा, क्यों बच्चों, है ना। तो पहला हमको मिल गया कि 4.5 ओम में जो करंट रहेगा वो मेन करंट ही रहेगा 0.5 एम्पियर। अब 3 ओम और 6 ओम में कितना रहेगा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि 3 एम्पियर और 3 ओम और 6 ओम जो है वो जो है हमारे एक तरीके से देखा जाए एक दूसरे के रेजिस्टेंस जो है वो जस्ट डबल हैं, ठीक है। कितने हैं, डबल। अब देखो यहाँ से करंट जो जा रहा है वो 0.5 एम्पियर तो जा रहा है ना। तो जो नेट करंट यहाँ से एंटर कर रहा है वो 0.5 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस डबल हो रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो जब रेजिस्टेंस, आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट का उल्टा होता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, और अगर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस आपका डबल जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जिधर आपका ज़्यादा रेजिस्टेंस है उधर आप एक्स एम्पियर करंट मान लीजिए कि यहाँ से 0.5 का जब आपने, देखो मैं अलग से बना देता हूँ कि यहाँ से आप जब आपने 0.5 एम्पियर का करंट भेजा था, ठीक है, ये जो बैटरी के इफेक्टिव ईएमएफ से जो करंट निकल के आया था ना 0.5 एम्पियर, तो वो सपोज करो कि जब यहाँ जाएगा तो मान लो ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका, इसका है, तो इसमें कम जाएगा। तो मान लो इसमें गया एक्स, सपोज करो एक्स एम्पियर इसमें गया, और ये उसका ठीक आधा है। तो इसमें जो है जब करंट, जब रेजिस्टेंस आधा हो गया तो करंट डबल हो जाएगा, तो इसमें जो करंट जाएगा वो 2x जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना बच्चों। मान लिया कि 0.5 एम्पियर करंट यहाँ से आया, और रेजिस्टेंस देखो आप, है ना, 3 का डबल जो है वो 6 है। तो
तो 6 ओम में तो कम करंट जाएगा ना, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर x एम्पियर करंट गया, तो 3 ओम पर कितना हो जाएगा, 3 ओम पर करंट जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो गया है। तो आप मान लीजिए कि 6 ओम पर करंट गया x और 3 ओम पर करंट जाएगा 2x, तो ये 0.5 एम्पियर और ये हो जाएगा 3x, और ये 0.5 को जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आप लोग जब इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट हटा के मैंने यहाँ बढ़ा लिया 0, तो 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू जो आपको मिलेगी यहाँ पर वो कितनी मिलेगी, 1/6। मतलब आपने x किस पर माना था, 6 ओम पर माना था, तो 6 ओम पर जो आपको करंट मिल जाएगा वो 1/6 एम्पियर मिल जाएगा, है ना। और ये जो 3 ओम है इस पर 2x करंट जाएगा, तो 3 ओम पर जो आप करंट मानेंगे वो 2x मानेंगे, तो ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/6 हो गई, है ना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/3 एम्पियर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि इफेक्टिव ईएमएफ जो था वो हमारा 4 वोल्ट था, 4 वोल्ट की वजह से हमारा 0.5 एम्पियर करंट आया, तो वो 0.5 एम्पियर यहाँ तक आया। अब वो बटेगा कैसे, क्योंकि रेजिस्टेंस डबल है एक दिशा में, तो करंट भी जो है वो एक में अगर कुछ होगा तो दूसरे में उसका डबल हो जाएगा। अब 6 ओम में हमको कम करंट मानना पड़ेगा, क्योंकि 6 ओम रजिस्टर ज़्यादा है, वहाँ पे करंट कम हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर x गया तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2x जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो ऑर्डर है वो 3 का डबल 6 होता है। तो करंट भी जो है अगर एक में x माने तो दूसरे में हमको 2x मानना ही पड़ेगा। तो बच्चों इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों कि देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहना है कि 4 आइडेंटिकल सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है, आइडेंटिकल सेल्स हैं, एक जैसे सेल्स हैं, और ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, ठीक है। हर किसी का जो ईएमएफ है वो कितना है, 2 वोल्ट है, क्योंकि आइडेंटिकल सेल्स है तो सबका ईएमएफ एक जैसा ही होगा, और 2 वोल्ट उनका ईएमएफ है। हमारे 4 आइडेंटिकल सेल्स दे रखे हैं, आर ज्वाइंड इन पैरेलल, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, पैरेलल में हमारे पास कनेक्ट हैं ये। उसके बाद क्या कहा गया है, प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ करंट टू एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 15 ओम रजिस्टर, प्रोवाइडिंग द करंट, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो 4 मैं बना देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास 4 सेल्स हैं, ठीक है, ये इस तरीके से 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा 4, सबके सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं ऐसा उसने बताया है। तो सबके प्लस पॉइंट एक जगह रखिएगा और माइनस पॉइंट एक जगह रखिएगा, ठीक है, ये उनका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और सबकी वैल्यू जो है वो 2 वोल्ट की दे रखी है, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट, ठीक है ना। उसके बाद कहा है कि प्रोवाइडिंग सप्लाई, सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके लिए सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट के लिए, किसी एक्सटर्नल सर्किट के लिए सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसिस्टिंग 2 15 ओम रजिस्टर ज्वाइंड इन पैरेलल, तो 2 15 ओम के रजिस्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, उनके लिए सप्लाई जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। 15 ओम का रजिस्टर है, पैरेलल में 2 रजिस्टर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से दिखा दीजिए कि ये करंट को इस तरीके से डिलीवर करते हुए दिखा दीजिए। उसके बाद कहा है बच्चों इसने कि द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल आर रीड बाय एन आइडियल वोल्टमीटर इज 1.6 वोल्ट। बच्चों यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज जो इसके बीच का है ना, इसके बीच का और इसके बीच का जो टर्मिनल वोल्टेज नापा गया है वो कितना नापा गया, 1.6 वोल्ट नापा गया है। आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, कि अगर ई में से, है ना, सेल के ईएमएफ में से अगर आप IR निकाल दें तो वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज, इसका टर्मिनल वोल्टेज या इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सब जो है वो कितने दे रखे हैं हमारे 1.6 वोल्ट दे रखे हैं, है ना, 1.6 वोल्ट आपको प्रश्न पत्र में दे रखे हैं। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, हर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए। चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है हमारा R इज इक्वल टू, ठीक है, E/V माइनस का 1 इंटू R। किसी भी एक इक्विवेलेंट सर्किट में, एक छोटे से सर्किट में,
ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है E/V-1 × R। अब आपको बच्चों E तो पता है ना, हर किसी सेल का EMF 2 है। अब मैं आपको बताऊं कि 4 सेल्स हैं तो इनको 2 चौक 8 मत कर दीजिएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो जो वोल्टेज जो EMF यहाँ का हुआ वही EMF यहाँ का, वही EMF यहाँ का, वही EMF यहाँ का, तो EMF तो 2 है। उसके बाद इसने कहा है कि जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नापा गया तो वो 1.6 बैठा, तो वो भी पैरेलल में, तो उसको भी 1.6 ही रखिएगा, माइनस का 1 रख लीजिएगा। लेकिन R जो है वो आपको पता नहीं है, ठीक है, R आपको पता नहीं है, तो R जो है वो आप पता करने में लग जाइए, ठीक है। R जो है आपका किस तरीके से पता होगा वो जो है हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर। अब एक बात सुनो बच्चों आप लोग ध्यान से, कि R जो है वो इन दोनों से मिलकर तो बना, यही तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर हम इनको देखें तो ये 15 × 15 के पैरेलल में जुड़े हैं। तो पैरेलल में आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि ऊपर प्रोडक्ट करते हैं और नीचे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप 15 × 15 और ये नीचे हो जाएगा 30, तो 15 दूनी 30 और ये 15/2 कितना होगा 7.5। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट तो 7.5 आ गया, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर देखो आप कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है जो हमको निकालना है, ये बच्चों फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो सिर्फ एक इक्विवेलेंट सर्किट के लिए लिखा है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि अगर मान लो ये EMF है, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कैपिटल R है, तो ये फॉर्मूला जो है मैंने इसके लिए लिखा है। लेकिन बच्चों यहाँ तो चार आपके जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सब पैरेलल में जुड़े हैं। तो यहाँ पर R जो है ना, ये टोटल जो बात हो रही है ये टोटल रेजिस्टेंस है बच्चों, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। जो भी हम लिखते हैं ना वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो भी आपको निकालना पड़ेगा। और वो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में जुड़े हैं, तो पैरेलल में आप लोग कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल 1/1 रेजिस्टेंस करके जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 1/R 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 और 1/R, इसको 4 टाइम्स आप जब ऐड करेंगे तो यहाँ आपको जो है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस मैं R' मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं R' ही लिख देता हूँ, जहाँ पर R' जो है वो हमारा टोटल R' जो है हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट उसको शो कर रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R तो LCM हो जाएगा बच्चों, है ना, और ऊपर 1 को 4 बार जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, तो R' हो जाएगा, और पलटोगे जब इसे तो R' = R/4 हो जाएगा, है ना। अब R' की जगह आप रख सकते हैं R/4, तो यहाँ पर आप R/4 रख लीजिए, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, है ना, ये हो जाएगा आपका 4 पंजे 20 और ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 5/4 माइनस का 1 और ये 7.5, है ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में उसने पूछा था, तो R ठीक है, ये 7.5 की मल्टीप्लाई 4 से करा दी, ये 4 इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो 7.5 × 4, है ना। और यहाँ पर जब हम LCM लेंगे तो 4 तो LCM हो गया, है ना, इधर हो गया 5 माइनस का 4, ठीक है। तो R = 7.5 × 4 और ये 1/4 हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब बच्चों आप इसको डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो आप देखो क्या मिलेगा आपको, कि 4 से जो है 4 तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, है ना, 4 से 4 कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा, 7.5 ओम मिल जाएगा, ठीक है। तो देख रहा हो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन जो है वो इतना ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय मिले। बस देखो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, तो कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिए और बाकी चीज़ें जो है आपको ईजीली मिल ही जाएंगी। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इन्होंने R' क्यों रखा, है ना। भाई सिंपल सर्किट होता तो हम R रखते, लेकिन अगर अब ये 4 जुड़े हुए हैं तो हम R थोड़ी ना रखेंगे, हम तो इन सब की बात कर रहे हैं। भाई चलो बैटरी का EMF तो सेम हो गया, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस सबका वैसे थोड़ी ना होगा एक जैसा, तो वो तो हमको ऐड करना ही पड़ेगा ना। और ऐड करने के बाद पैरेलल में तो वो रेजिस्टेंस जो है बदल जाएगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे R' रखा हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब। हमसे पूछा गया है बेटे कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी इज 8.5 वोल्ट।
किसी भी बैटरी का जिसका ईएमएफ ई है उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नापा गया है 8.5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, कब नापा गया है कि व्हेन अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, जब इससे 3 एम्पियर का करंट फ्लो करे, ठीक है। आगे की लाइन पढ़ लीजिए, थ्रू इट फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, जब इसके नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकले और कहाँ की तरफ जाए, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाए, तो यहाँ पर जो है बच्चों ईएमएफ नापा सॉरी जो पोटेंशियल डिफरेंस नापा गया है इस बैटरी का, कितना नापा गया है, 8.5 वोल्ट। अब इस बात को ध्यान से देखो, करंट जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने का बच्चों क्या मतलब है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने का, देखो एक बात सुनो कि एक ड्रॉप तो यहाँ पर हो रहा होगा, है ना, इसको हम पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे। तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा यहाँ पर और एक ईएमएफ यहाँ पर है, क्योंकि करंट जो है हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब है नेट जो ईएमएफ है वो इस दिशा में होना चाहिए, ठीक है। किस दिशा में होना चाहिए, इस दिशा में होना चाहिए। ये ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है कि करंट हमारा ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि जो इफेक्टिव ईएमएफ है ना, जो इफेक्टिव ईएमएफ हो गया हमारा, वो कहाँ हो गया, वो लेफ्ट से राइट की तरफ हो गया, है ना। कहाँ से हो गया, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट में एक तो आपकी जो है वो ईएमएफ है, ठीक है, कितना है ई, और राइट में जो है आपका वो पोटेंशियल ड्रॉप है। तो ईएमएफ में से यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको आपको निकालना पड़ेगा, माइनस का आईआर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिलेगा। तो ई में से आप जब आईआर निकालेंगे तो आपको वी मिलेगा, और ये आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 8.5 वोल्ट मिल जाएगा। तो ये ई माइनस का आईआर हुआ, ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ई का अपोज कौन कर रहा है, आई आर कर रहा है, ठीक है। तो ईएमएफ ज़्यादा है जिस वजह से वो अपनी डायरेक्शन में ही करंट को ले गया है और इस तरीके से सर्किट में ऐसे रोटेट करा रहा है, जिसको आप लोग एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। अगली इक्वेशन क्या हुई बच्चों, अगली इक्वेशन ये हुई कि उसी के बाद उसने कहा है कि व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, जब उसी सर्किट से 2 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है, व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसी की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगा, यहाँ पे देखो ईएमएफ हो गया ई, आर हो गया इस तरीके से। अब यही करंट जो है वो रिवर्स हो गया है। अब यही करंट जो है, जो हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहा था, वो अब जो है हमारा पॉजिटिव से कैसे चल रहा है, निगेटिव की तरफ चल रहा है ना। ये पॉजिटिव से कैसा आ गया, निगेटिव की तरफ आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट आ चुका है। तो बच्चों ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में करंट कब आएगा, कि जब ईएमएफ भी इधर हो, है ना, और यहाँ का जो ड्रॉप है वो भी दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ हो। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं अब ये काम करूँगा कि ई में जो है यहाँ का ड्रॉप शामिल कर लूँगा आई आर, और ये जो है बचेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, ईएमएफ हमको मालूम नहीं है, और आई आर, इस स्थिति में जो आई था वो कितना था, 3 था, तो मैं यहाँ पर 3R रख लूँगा। इस स्थिति में जो करंट है वो कितना बच्चों, वो 2 है, तो मैं यहाँ पर 2R रख लूँगा। और पोटेंशियल डिफरेंस इस स्थिति में कितना बच्चों, इस स्थिति में उसने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा कितना हो जाता है, बोल रखा है उसने, देखते हैं एक मिनट क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पर दे रखा है, ये मैं उसको थोड़ा सा नोट करना भूल गया हूँ। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज, सॉरी ये दे रखा है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 11 वोल्ट, ये दे रखा है आपको 11 वोल्ट। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 2 मान लीजिए इस तरीके से। जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस कर लीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, इस प्लस के ई से माइनस का ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का 3R माइनस का 2R जो है माइनस का 5R हो जाएगा। और ये 8.5 में से जब आप लोग जो है 11.11 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बच्चों कितना मिलेगा, यहाँ पर देखो 11 में से 8 गए तो 2.5 मिलेगा ना, ठीक है, हाँ 2.5 मिलेगा, 2.5 जो है वो मिल जाएगा माइनस का,
ये कैंसिल आउट करेंगे आप यहाँ पे, तो R इज इक्वल टू जो है आपको कितना मिलेगा बच्चों, R इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2.5/5 है ना। ये डिवाइड कर दीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, 25 दूनी 50 हो गए, और ये आपको 0.5 ओम जो है वो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो देख रहे हो ना बच्चों, वही आपसे पूछा गया था, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड इट्स ईएमएफ। ईएमएफ भी निकाल दो बैटरी का। तो अब इस आर की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लेना, चाहो तो पहली वाली में रख लेना या दूसरी वाली में रख लेना, दोनों से जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है ईएमएफ को आप खुद निकालिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दो आइडेंटिकल सेल्स हैं। ठीक है, टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट। तो दो आइडेंटिकल सेल्स हो गए जिनका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है इंडिविजुअली, ईच ज्वाइंट इन पैरेलल। ठीक है, दोनों पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इस तरीके से, ये 1.5 वोल्ट की दो बना लेता हूँ, ये जो है पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ बेटे इस तरीके से, R और ये R। ठीक है, दो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने शो कर दिए, क्योंकि आइडेंटिकल है तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होंगे। कहा गया है कि प्रोवाइड, ये जो है प्रोवाइड कराती हैं सप्लाई टू द एक्सटर्नल सर्किट, किसी बाहरी सर्किट को जो है ये सप्लाई प्रोवाइड कराती हैं, और वो बाहरी सर्किट जो है वो कंसिस्टिंग ऑफ टू रेजिस्टेंस, इसके पास दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, 17 ओम के जो हैं दो रेजिस्टेंस हैं, और दोनों के दोनों कैसे जुड़े हैं, ईच ज्वाइंट इन पैरेलल। ये पैरेलल में जुड़े हैं 17 के, यहाँ पर 17 ओम लिख लो, यहाँ पर भी जो है वो 17 ओम आप लिख लीजिए। ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं इससे, और इसको सप्लाई कौन दे रहा है बच्चों, इसको सप्लाई दे रहा है ये वाला सर्किट, है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो बच्चों आप लोगों से पूछा है कि इसके बाद क्या कहा है इसने कि अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रीड्स द टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल टू बी 1.4 वोल्ट। ये जो दोनों सेल्स हैं, है ना, जिनका 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट जो है वो ईएमएफ दे रखा है, इन दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी वोल्ट मीटर ने नाप के दिखाया है। कितना नाप के दिखाया है किसी वोल्ट मीटर ने, वो नाप के दिखाया है 1.4 वोल्ट नाप के दिखाया है। तो आप लोगों से पूछा बच्चों कि कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ कि वो जो है आखिर कितना हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन का जो एक तरीके से जो मेन पॉइंट है वो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ईएमएफ जो है दोनों का कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, वो 1.4 दे रखा है। अच्छा, अब बच्चों मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ, आप लोगों को ध्यान भी होगा कि R इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। ठीक है, यही फॉर्मूला तो होता है ना बच्चों। तो E आपको मालूम है, V आपको मालूम है, लेकिन R आपको नहीं मालूम है। ठीक है, कैपिटल R जो है वो आपको नहीं मालूम है, तो कैपिटल R जो है वो आप पता कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो R है वो किस सर्किट के लिए, जब एक सिंगल सर्किट हो आपका, ईएमएफ ई हो, इसका आर हो, है ना, और ये कैपिटल आर जुड़ा हुआ है ना, इस सर्किट के लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस दो दो है, तो इनका कॉम्बिनेशन हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आर डैश लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि दो दो रजिस्टर हैं, कैपिटल आर दो दो हैं, तो मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर भी मैं आर डैश का प्रयोग कर सकता हूँ। बाकी ई और वी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, है ना, पैरेलल में, तो हम दो दो नहीं लेंगे क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पर आप ई डैश मत कर देना, भूल कर भी ई को ई ही रहने देना। अच्छा, तो बच्चों इसके बाद आप लोग देखो यहाँ पर कि इनकी वैल्यूज कैसे निकलेगी, इस आर डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी। दोनों पैरेलल में जुड़े हैं तो 17 इंटू 17, और नीचे 17 और 17 जब जोड़ेंगे तो ये 34 हो जाएगा। 17 2 जा 34 हो गया। ठीक है, और 17 का जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा कर लो, ये 8.5 हो जाएगा, ये 8.5 हो गया, है ना। अब क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपके पास पैरेलल में दे रखे हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो है 1/r डैश मान लीजिए, तो ये 1/r है ना। पता है आपको 1/r कितना हुआ, उसने आपको कहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है क्या उसने, देखते हैं क्वेश्चन में बच्चों। क्वेश्चन में आपको इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है बच्चों। ठीक है,
इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है क्या, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं देखा। अच्छा एक चीज़ सोच सकते हैं आप लोग कि उसने ये हमसे पूछा था कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो ईच सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल पता लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन का पता लग जाएगा, है ना। तो कॉम्बिनेशन आप निकाल के देखो जरा, आर डैश, ये तो कॉम्बिनेशन ही है ना। तो ई कितना है 1.5 है, ये वी कितना है 1.4 है। इसमें से आप जरा 1 निकालिए और इनटू कॉम्बिनेशन जरा इस्तेमाल करिए 8.5 आर डैश का, है ना। तो आर स्मॉल आर डैश जो हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 114 एलसीएम ले लीजिए, तो ये 15 माइनस 14 हो जाएगा और ये 8.5 हो जाएगा। तो आर डैश की वैल्यू जब आप निकालेंगे यहाँ से, तो ये 15 में से 14 का एक बचा, ये 14 हो जाएगा, ये 8.5 हो जाएगा। अब आप देखो बच्चों यहाँ पर कि ये पूरे कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो निकला है, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8.5 है और ये जो है आपका हो जाएगा 14। तो पॉइंट हटा के अगर आप 0 लगा लें, है ना, तो ये आप कर सकते हैं 5 से, 5 2 या 10, 5 1 या 5 और 5 1 या 5 हो गया, और ये हो गया आपका 5 7 या 35 हो गया, ठीक है। इसे आप लोग लिख सकते हैं 17/28। तो ये तो बच्चों कॉम्बिनेशन का हो गया आपका, है ना। अगर आप इंडिविजुअली निकालना चाहें तो आप इंडिविजुअली निकाल सकते हैं कि 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। आर एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, ये r डैश हो गया। इसको आप लोग पलट लीजिए तो r डैश इज इक्वल टू r/2 हो जाएगा। और r डैश आपको पता है 17 बाई कितना है, 17/28 है। 2 आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये r हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 17 है तो ये 2 14 टाइम्स कटेगा, तो 17/14 जो है वो आपकी r की वैल्यू निकल आएगी। और 17/14 आपका कितना होगा देख लेते हैं। 14 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 17 से, तो 14 1 या 14 हो जाएगा। 7 में से 4 गया, 3 बचेगा, है ना। और पॉइंट हटा के मैं 0 बढ़ा लूँगा यहाँ पे, 14 2 या 28। तो ये ऑलमोस्ट जो है ना बच्चों आपका 1.2 के आसपास आ जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों अब। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 सेल्स, है ना, 4 सेल्स है हमारी, आइडेंटिकल ईएमएफ जिनका ईएमएफ बराबर है ई के, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस आर है उन सभी का, बराबर है वो भी। आर कनेक्टेड इन सीरीज में जुड़ी हुई है ना। मतलब 4 सेल जो है कुछ इस तरीके की 4 सेल, ये ईएमएफ ई ई ई इस तरीके से 4 जो है वो सीरीज में दिखा दो, जुड़ी हुई आइडेंटिकल है। और वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, एक वेरिएबल रजिस्टर है इन सीरीज टू अ वेरिएबल रजिस्टर, एक वेरिएबल रजिस्टर के साथ जो है वो जुड़ी हुई है आर। इस तरीके से क्या कहा गया कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज, नीचे दिया गया जो ग्राफ है वो बताता है, क्या बताता है, द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज बताता है ऑफ कॉम्बिनेशन विद द करंट आउटपुट, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज और करंट जो है ये आई, इनके बीच का वेरिएशन ये बता रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का ईएमएफ कितना होगा, फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल, ठीक है, क्या करंट निकलेगा सेल से, डज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन द सर्किट, अगर सर्किट में मैक्सिमम पावर डिलीवर होता है। तीसरा आपसे पूछा है कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ईच सेल का। चलिए बारी बारी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले उसने क्या पूछा, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का, प्रत्येक सेल का ईएमएफ कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिलेशन होता है हमारा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी, आप लोग जानते होंगे। अब देखो उसने ईएमएफ पूछा हर एक सेल का, तो ईएमएफ की जब हम बात करते हैं तो करंट उस समय 0 लेते हैं, है ना। ईएमएफ तो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज होता है।
तो यहाँ पर देखो करंट जो है 0 है, तो करंट 0 पर जो पोटेंशियल हमको मिल रहा है वो कितना है 5.6 है। तो अगर मैं करंट यहाँ पे 0 कर दूं बच्चों, तो E इज इक्वल टू वी, मतलब EMF को ही क्या बोला जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। और ये चारों सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया 5.6 आया, है ना। तो जब चारों का 5.6 है, ठीक है ना, ये 4 सेल्स के लिए, 4 सेल्स का जो EMF है वो 5.6 है। तो सिंगल सेल का कितना होगा बच्चों, बताओ जरा आप लोग। सिंगल सेल का हो जाएगा 5.6/4, 4 से भाग कर देंगे, है ना, काटेंगे जब इसको तो ये 1.4 आ जाएगा, 14 चौक 56। तो ये 1.4 आ जाएगा सिंगल सेल का EMF, ठीक है, EMF ऑफ सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल का EMF कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। अब बच्चों इसी के बाद उसने ये कहा है कि चलो पावर को हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं, एट द एंड देखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकल सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस देखो बड़ा आसान है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। तो फिर से इसी फॉर्मेट से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। आप सपोज करो कि यहाँ पर देखो किसी एक सर्टेन वैल्यू पर, यहाँ पर चेक कर लो इस पॉइंट पर, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ आर। तो फॉर्मूला आप लिखो E माइनस का IR इज इक्वल टू वी। इस पॉइंट पर जरा लगाओ, इस पॉइंट पर देखो पोटेंशियल कितना है 2.8 है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल 2.8 हुआ। इस पॉइंट पर जरा करंट चेक कर लो कितना है 1, तो 1 लिख लो। R मालूम नहीं, EMF मालूम था ना, है ना, EMF मालूम था। तो ये EMF अगर आप चारों सेल का अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो चारों सेल का कितना होगा बच्चों 5.6 होगा। बच्चों ध्यान रखना ये जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं ये चारों के लिए कर रहे हैं। तो चारों का जब हम पोटेंशियल 2.8 दिखा रहे हैं तो हम चारों का ही EMF दिखाएंगे, ध्यान रखना आप लोग इस बात को, ठीक है, और चारों का ही करंट है। तो यहाँ पर देखो ये 5.6 में से जब हम 2.8 निकालेंगे तो इस R को उधर ले चलो तो ये 2.8 बचेगा। तो चारों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना आया 2.8 आया चारों का। तो बच्चों एक का कितना आएगा, ठीक है, सिंगल सेल का जो हमारा R है वो कितना आएगा 2.8 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 7 28, है ना, तो ये हमको मिलेगा 0.7, ठीक है, कितना मिल जाएगा 0.7, ठीक है ना बच्चों। अच्छा चलो अब इसके बाद बात कर लेते हैं, बोले करंट जो है वो हमारा मैक्सिमम पावर कब देगा, है ना, करंट कौन सा करंट ऐसा होगा जो हमारा मैक्सिमम पावर देगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं इस कंसेप्ट को, देखो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लो आप लोग कि मैक्सिमम करंट ध्यान रखना तभी होगा जब हमारा भाई किसी भी करंट को हम EMF अपॉन रेजिस्टेंस ही लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो कि मैक्सिमम पावर सर्किट में तभी होगी जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस ये आपको नोट करके कहीं पे लिख लेना है। इंटरनल रेजिस्टेंस जब बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो हम लिखते R प्लस कैपिटल R, है ना, और ये जो R जो है ना वो चारों सेल्स का है, ठीक है, किसका है चारों सेल्स का है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखो आप लोग कि अगर सिर्फ करंट निकालते तो हम स्मॉल r प्लस कैपिटल R रखते, ठीक है, जैसे हमने पीछे भी रख रखा है। लेकिन अगर हमको मैक्सिमम करंट निकालना है तो ये दोनों R जो है वो बराबर होने चाहिए आपस में। तो EMF अपॉन ये चारों सेल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, चारों सेल का बच्चों कितना निकल के आया था वो 2.8 निकल के आया था। तो मैं यहाँ पर 2.8 रख लूँगा, है ना, और यहाँ पर भी मैं कितना रखूँगा 2.8 रखूँगा। EMF जो हमें निकल के आया है, ठीक है, EMF जो हमारा निकल के आया बच्चों, EMF कितना निकल के आया था टोटल, EMF निकल के आया था 5.6 निकल के आया था, है ना, 5.6, और जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये भी 5.6, जब डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम करंट है बच्चों। तो मैक्सिमम करंट हमारा कब होगा, ध्यान रखना, मैक्सिमम करंट जब होगा जब सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसके टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। बच्चों आप यहाँ पर ना ये इसको टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। तो ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 2.8 है। पीछे जो मैंने सिंगल सेल का निकाला था उसको मैं R डैश मान लेता हूँ, तो R डैश हमारा 0.7 हो गया, ठीक है। चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स।